जब ये शुरू होता है तो इकोनॉमी का नक्शा बदल जाता है। ये मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में तो बहुत बबल है। इसके कारण इंडिया के वैल्यूएशंस जो हैं वो प्रीमियम पे रहेंगे। अगर चीन बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, ये प्रॉब्ली मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस बनने वाला है। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र जिनको आपने शायद सारे टीवी चैनल्स में आज तक देखा होगा, ये है नीलकंठ मिश्रा। करीब हमारा रिश्ता 15-20 सालों से है। पूरी दुनिया में रह चुके हैं, फ्रॉम यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, हमारे सिंगापुर में भी, ऑब्वियसली भारत में। जॉइंट एंट्रेंस रैंक जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है उनमें इनका रैंक 4 था, 4। और मैं कह सकता हूँ कि टॉप 10 जेई रैंकर्स आर जेन्युइनली कमाल के लोग होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। लेकिन इनमें एक जो बहुत यूनिक बात है कि मैंने आमतौर पे देखा है कि इंसान जितना छोटा होता है ना, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। नीलकंठ एक ऐसे मित्र हैं हमारे जो इतने विद्वान हैं और वाकई इतने बड़े इंसान हैं। आप जब इनसे आप वार्तालाप हमारे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। लेकिन अहंकार इनमें त्रुटि भर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनके बारे में और कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, देश के बारे में, चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में। और ये काफ़ी सरकार के साथ भी काम करते हैं। सेमीकंडक्टर मिशन पे हम जो बात करेंगे उस पे ये काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं शुरू हो जाऊं तो मैं पता नहीं मैं ख़त्म कहाँ होऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं। नीलकंठ, आपको मैंने कई बार बोलते हुए सुना है कि हमारा देश शुड नॉट ग्रो ओल्ड बिफोर इट ग्रोज रिच, कि हम बूढ़े ना हो जाएं और पैसे वाले बने नहीं, समृद्ध बने नहीं। तो ये जो हमारा कारवां शुरू हुआ है, हाउ डू वी बिकम रिच, कि हम पैसे वाले पहले कैसे बने, हम बूढ़े ना हो। नहीं, ये हम ज़रूर इस बारे में चर्चा करेंगे, बट आपने काफ़ी दिल से खुश किया मुझे। वी नोन ईच अदर फॉर अ वाइल। जब मैं भारत वापस आया था ताइवान से, तो मैंने फार्मा सेक्टर कवर करना शुरू किया था और अजय हमारे गुरु थे। उस समय तक बाई साइड जा चुके थे, तो इसलिए काफ़ी खुल के उन्होंने मुझे समझाया कैसे क्या होता है। सो मैं अभी भी कृतज्ञ हूँ। देखिए, हर जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है कि भाई एक समय आता है जब आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है। जैसे आप 0 से 5 में ब्रेन का साइज़ बढ़ता है। बिल्कुल। उसके बाद जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, जब शरीर डेवलप हो रहा होता है। अब जैसे मैंने काफ़ी खेल कूद नहीं किया, तो जब 30 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया तो नीज़ ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। लेकिन अगर उस समय पहले खेला होता तो वैसे ही तो जैसे देश के लिए भी एक उसकी साइकिल्स अलग होती हैं, लेकिन वर्सेस जो रिच कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 150-200 साल में वो फासला कवर किया कि जब वो लोअर से मिडिल इनकम बने, फिर मिडिल इनकम से हाई इनकम बने, आजकल उतना समय नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो जैसे 40-50 साल, 60 साल मैक्सिमम। दूसरा जो पेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज है, जैसे पहले आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा चेंज ही नहीं होती। तो कॉन्ट्रसेप्शन के बाद थोड़ा वो जो मेडिसिन, जैसे मेडिकल साइंस 2000 साल से कुछ समझ रही थी, बट समहाउ लास्ट 100 वर्षों में हमने बीमारियों का इलाज खोजना शुरू कर दिया और उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। तो काफ़ी बदलाव आए हैं। तो इसलिए और डेमोग्राफिक चेंज जो है ना, वो कितना भी आप कोशिश कर लो वो बदलता नहीं है। मतलब जैसे सिंगापुर तो 1990 से ट्राई कर रहा है, बट बर्थ रेट बढ़ती नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल। कोरिया की भी नहीं बढ़ रही। चीन ने वो 1 चाइल्ड पॉलिसी का कितना असर हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनकी बर्थ रेट ऐसे भी गिरने वाली थी। आप ताइवान को देख लें। तो वैसे ही इसको हम बदल नहीं सकते। और ये भी देखा गया है, और हम लोग मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा हो चुके, तो वो 40 के एज पे आदमी के लाइफ का एक्सपेक्टेशन कि घर बड़ा बनाना है या और खर्च करने हैं, या ये सब बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए देखा गया है कि जब मीडियन एज, एवरेज एज जो है वो 40 के ऊपर जाती है, तो देश
का की ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और क्योंकि उस आसपास आपकी बर्थ रेट गिर रही होती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा होता है, आपको घर भी उतने बड़े नहीं बनाने हैं। सो तो उसके बाद फिर और उसके बाद फिर आदमी की एबिलिटी टू लर्न, वर्क हार्ड, वो सब कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मीडियन एज 40 जो है एक बहुत बड़ा मुकाम है ये। अच्छा। तो हम अभी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2053 में इस जगह पहुंचेंगे। तो हमारे पास 30 साल हैं गिन चुन के। और तो उसमें अगर हमें पर कैपिटा जीडीपी में से $20,000 के ऊपर पहुंचना है तो हमारी ग्रोथ रेट जो है फिर वो प्रीसेट हो जाती है। बिल्कुल। और वो 7% रियल ग्रोथ से वो अचीव नहीं हो सकती। अच्छा। तो अगर तो हम लोग अपर मिडिल इनकम तक पहुंच के शायद फिर वहीं रुक जाएंगे। और आप देखें कि चीन में, थाईलैंड में, वहाँ पे वही हुआ है कि वो, और उस एज के बाद जाके जैसे कि चीन की रियल एस्टेट मार्केट अब ठप होने लगी। और थोड़ा उसमें पॉलिटिकल शिफ्ट भी आता है, लोगों के एस्पिरेशंस चेंज होते हैं। जैसे आप देखें जापान की ग्रोथ रेट भी वो अर्ली 90s में उनका वो वैसा हुआ जब वर्किंग एज पॉपुलेशन गिरनी शुरू हुई। बिल्कुल। उसके बाद से इकॉनमी वहीं में बैठ गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम फिर भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए ये 30 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम जितना कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई आपने जो 13, हमारे भारत में इन पर्टिकुलर की 13 से 18 के बीच में बेटा जितना पढ़ोगे वो उसके बाद ज़िंदगी भर उसका खाओगे। अब जैसे 30 साल 31 साल हो गए, अभी भी लोग जही रंग याद करते हैं। बिल्कुल याद मतलब वो किस्मत थी कि पढ़ाई लिखाई कर ली उस समय, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज लोग देखे हैं जिन्होंने जेई की तैयारी ही नहीं की तो उन पर वो ठप्पा नहीं लगा हुआ है। बट तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको करने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हमें लाना होगा। जैसे मैंने कहा कि आप जो 18, 20, 25 के बाद जो काम करते हैं, जो आपका ब्रेन काम करता है, उसका बेस जो है वो जन्मते ही बनना शुरू हो जाता है। जीन्स को छोड़ दें, मतलब जो न्यूट्रिशन मिला या मिला, वैसे ही अगर हम 2040-42 के आसपास $10,000 पर कैपिटा तक पहुंचने वाले हैं। ओके। जैसे हम लोग अभी 2,500 थोड़े ऊपर हैं। ठीक है। तो वो 18 साल में मेरे ख्याल से 4 गुना हो सकता है। तो अगर इसको हम मिडिल, तो उसको वहाँ पे जाके बहुत सारी इकॉनमीज जो हैं वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हैं। तो हमें तो मैं समराइज़ करूँगा, 2 समस्याएं ये हमें सॉल्व करनी है। एक ये कि ग्रोथ रेट हमें बढ़ानी है 2053 तक की, और दूसरी कि जो बहुत सारी इकॉनमीज़ जो वो $10,000 पर कैपिटा पे जाके अटक जाती हैं, उसके बाद कुछ बदलाव आता है तो उससे वो आगे बढ़ नहीं पाती, तो उसको हम लोग तोड़ के कैसे आगे निकलें, उसकी तैयारी अभी से करनी है। अभी से करनी होगी, बिल्कुल। तो इसमें लेसन्स क्या हैं? बिकॉज आप अमेरिका और यूरोप और जापान से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जापान का मेजी रेस्टोरेशन के बाद हुआ था 1867 के बाद। उसके अमेरिका और यूएस में तो खैर वो, और यूरोप में तो मतलब 200-300 साल में हुआ था। सालों से हो रहा है। हाँ। तो इकोनॉमीज जैसे कोरिया है, ताइवान है, तो इन लोगों ने ज़बरदस्त रिसर्च R&D में इन्वेस्ट किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अपने ब्रांड्स बनाए। तो और वो होता क्या है कि जब आप $2,000 या उससे भी कम से $10,000 पर कैपिटा पे जा रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट मॉडल होता है कि आप बाहर की इजाद की हुई चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे 4G हमने इम्प्लीमेंट किया 5-7 साल बाद, दुनिया भर ने कर लिया, इक्विपमेंट सस्ता हो गया तो हमने आके लगा लिया। ठीक है। बहुत फ़ायदा हुआ उसका। हमारे डेटा कॉस्ट बहुत कम है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और उससे बहुत बदलाव आया है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मॉडल आपको $10,000 के बाद हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसके बाद compete करना है। अभी क्या है कि किसी भी वजह से कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है तो चलो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, या चीन के अगेंस्ट किसी को खड़ा करना है तो इसको इन्वेस्ट करते हैं। जब आप $10,000 के हो जाएंगे, आपकी 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी, तो दुनिया में ऐसे बहुत इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जो आपको दबाना चाहेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये भी एक वजह है कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा आपकी अपनी टेक्नोलॉजीज में। और ये टेक्नोलॉजीज आप
एक एक चुन के नहीं कर सकते, आपको एक फ्रेमवर्क लाना होगा। जैसे मान लीजिए कोरिया है, जी, कोरिया ने सेमीकंडक्टर्स में, शिप बिल्डिंग में, बायोटेक में, ऑटोमोबाइल्स में, तो इन सब जगह पे 4-5 इंडस्ट्रीज़ में अपना दबदबा बना रखा है। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया और वो कटिंग एज पे हैं। भारत के लिए ऐसे 20 सेक्टर्स होने पड़ेंगे, क्योंकि कोरिया जो भी है छोटा देश है। छोटा देश है। तो और 20 चीज़ों पे आप एक एक करके आप फोकस नहीं कर सकते और एक एक करके बदलाव नहीं ला सकते। तो आपको फ्रेमवर्क लेवल पे करना पड़ेगा कि हम कैसे रिसर्च कल्चर लाएं, कैसे कमर्शियल R&D पे मतलब कंपनीज को इंकरेज करें, कैसे हम इंडिया की इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा रिसर्च फोकस बनाएं, वो भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करने में फोकस करें, बजाय इंस्टेड ऑफ कि बस किसी फॉरेन जर्नल में पब्लिश करके अपना काउंटर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अभी से सोचना शुरू करना होगा। और कुछ सोच इसमें बढ़ी है। आपने देखा होगा इस साल के बजट में वो 1 लाख करोड़ का एक प्री कमर्शियल R&D, डीप टेक R&D का एक पूल बनाया बहुत गया बड़ी है। बात है। हाँ, ये पहला स्टेप है। आप देखेंगे कि एक बहुत बढ़िया किताब है, उनके कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन से मैं एग्री नहीं करता। एक है द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, मारियाना मात्सुकाटो की। हाँ, हाँ। तो वो ये कहती हैं कि जो आईफोन है, आईफोन की एक एक टेक्नोलॉजी, मतलब आप टच स्क्रीन देख लें, बैटरी देख लें, कोई भी सेंसर देख लें, TFT LCD देख लें, Yes. जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो मोबाइल फ़ोन का डेटा जो किस तरह से प्रोसेस होता है, वो सब रिसर्च 1960-70 का किया हुआ है। ट्रांजिस्टर्स देख लें, बिल्कुल। और ये सब उस समय का किया हुआ है। इन्हीं को एप्पल ने, और ऑल क्रेडिट टू स्टीव जॉब्स, की उन्होंने पैकेज करके ऐसा बनाया जो हर कोई यूज़ कर पा रहा है, बिल्कुल। और उसकी कॉपी करके एंड्रॉयड वगैरह भी आगे निकले। बट वो सब रिसर्च जो है वो सरकारी खर्चा था। और बिल्कुल सरकारी खर्चा था। तो जैसे 30% ऑफ R&D बजट इन द US इज ऑल द गवर्नमेंट। जो बेसिक साइंस पे रिसर्च होता है उसमें 60% सरकार करती है। तो हमें इन सब फ्रेमवर्क पे रेगुलेटर्स अच्छे होने चाहिए। अब जैसे अगर नई वैक्सीन बनानी है, अगर हम मतलब बहुत धकियानुसी और घटिया तरीके से उसको हम अब 15 साल का प्रोसेस बना दें, और जो अप्रूव करने बैठा है वो अपना राजा बना बैठा है, तो हर किसी को काम करना होगा। हमारे रेगुलेटर्स अच्छे होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करना होगा, और 15-20 ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पे कि, तो हम एक ग्रुप का पार्ट हूँ जहाँ हम लोग इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो हम इसको सर्कल ऑफ 5 बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड में टॉप 5 नेशंस में इसमें हमें होना पड़ेगा, और हमारी एम्बिशंस को रीसेट करना होगा। जैसे इसरो ने हमें काफ़ी इंकरेज किया है, उत्साहित किया है, काफ़ी प्रोत्साहित किया कि जैसे बच्चे भी गए थे हमारी बिल्डिंग में, एक बड़ा ऑडिटोरियम में शो हुआ था मून लैंडर का। वो भी खूब चाय पकौड़ी खा के आए और काफ़ी खुश थे कि ऐसा हुआ और ऐसे लैंड किया और ये हुआ। बट उसमें हम अपने एम्बिशंस को, कि फ्रूगल इनोवेशन, कि अरे बड़े सस्ते में भेज दिया, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। नो, एग्जैक्टली। तो ये हमारे लोगों की कैपेबिलिटी दिखाती है कि इतने कम पैसे में हम बढ़ गए। बट अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमें ये देखना है कि हम नंबर ऑफ लॉन्चेस को मतलब 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ऐसा एम्बिशन क्यों नहीं बनाते कि अगर यहाँ से छोटा सा पैकेट अगर US भेजना है तो हम स्पेस को यूज़ करके आधे घंटे में पहुँचा दें। हाँ। तो अगर उस तरह के हम एम्बिशंस लगाएंगे, इंडिया हवाई जहाज़ क्यों नहीं बना सकता? अगर चीन बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक सिंगापुर में एयर शो है, वहाँ चीन का 919 जो पहला जेट लाइनर है वो दिखाया जा रहा है फर्स्ट टाइम कमर्शियली। एक्सीलेंट। तो दुनिया खरीदने भी तैयार हो गई है। तो हम भी अगर इस तरह के एम्बिशंस और गोल पोस्ट रखें तो हमारे पास पूरी क्षमता है, लोग हैं। और अब भगवान की दया से हम इस पर कैपिटा GDP पे पहुंच चुके हैं कि थोड़े पैसे सरकार भी अगर प्रूडेंटली खर्च करे तो वो इन सब चीज़ों में लगा सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया है।
हमारे एस्पिरेशंस बदल गए हैं, हमारे पास लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई ये हो सकता है और हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। और जैसे मैं मजाक उड़ाता था लोगों का कि जो मेरी तरह के लोगों का, जो इकोनॉमिस्ट जो होता है ना, पॉलिसी एडवाइस देनी है, हम लोग सब मार्केट इकोनॉमिस्ट फोरकास्टर हैं, बिल्कुल। बट हमें क्या पता है कि भाई सरकार कैसे काम करती है। सो पॉलिसी इकोनॉमिस्ट अलग होते हैं, जैसे यूएस में भी आप देखेंगे कि एक एडमी इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको पता होता है कि क्या किया जा कैसे सकता है। किया, हाँ। और तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो वही मार्केट वाले पहुँच जाते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि 10-15 साल जो मैं शुरू में देख रहा था कि जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स बदलती नहीं थी, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था। तो वही लॉन्ड्री लिस्ट, वही लॉन्ड्री लिस्ट वही है, वापस आती थी। हाँ। तो पहली बार आप जाओ तो बड़ी मेहनत लगती है कि यार क्या बोलें, लोग पूछेंगे, फिर आपको बोलना वही है, कुछ होता तो है नहीं, तो अच्छा है, मतलब आराम से जाओ। भाई मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारी स्कूल में हमारे सिविक्स के टीचर थे नथुनी प्रताप सिंह, अच्छा। थे बिहार से। उन्होंने सच्चा किस्सा सुनाया था कि बचपन में कोई आईएएस अफसर आया होगा, तो उसने कहा कि यहाँ हमें एक छोटी सी झील बनानी है, पानी की कमी है गाँव में। तो उसने सरकार से सैंक्शन ले लिया, झील बनी नहीं, ठीक है, उसका तबादला हो गया, सच्ची घटना है। तो नया अफसर आया, तो नया अफसर आता है, कहता है कि झील तो है नहीं, लेकिन कागज में तो मुझे दिख रही है। तो वो वापस एक अर्जी डालता है सरकार को कि यहाँ छोटी सी झील बनी है, लेकिन मक्खियाँ हैं, हैजा फैल रहा है, तो झील को बंद करना है। तो उसने फिर से सैंक्शन लिया। तो मैं अभी अपनी बिटिया को समझा रहा था कि व्हाट इज चेंज्ड इन इंडिया। तो मेरा आज के दिन आप सैटेलाइट से तो देख सकते हो कि वहाँ झील है नहीं है। सो टेक्नोलॉजी यूज करके काफी करप्शन था जो बंद भी हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। आई एम श्योर यू आर आल्सो सीइंग। हाँ, नहीं, और अभी जब नरेगा के जितने काम हैं जो जियो टैग्ड हैं, सब जियो टैग्ड है, तो पता चलता है। हाँ, आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर में जो कच्चे घर पक्के बन रहे हैं, हाँ। तो वो जियो टैग करके फोटो भेजनी होती है, नहीं तो अगला डिस्बर्समेंट नहीं होगा। तो ये सो हैव एक चीज़ बताओ कि अगर लेट्स अज्यूम जस्ट हाइपोथेटिकली कि 15 साल पहले एक स्कीम में 100 करोड़ रुपए देने थे। थोड़ी चोरी तो होती है, हम जानते हैं, राइट। तो पहले क्या था वो कि आटे में नमक या नमक में आटे वाली जो हम मजाक में बात करते हैं कि 100 करोड़ में कितना पहुंचता था उस स्कीम में, और आज वो नंबर क्या है, अंदाज कि 20-25 साल पहले क्या था, आज क्या है। मुझे लगता है 20-25, अगर एग्रीगेट में देखें, कुछ स्कीम्स भी ठीक चलती थी, कुछ स्कीम्स गड़बड़ चलती थी। तो मुझे लगता है कि वो जो पहले राजीव गांधी का अनुमान तो था 15-20% का था, मान लीजिए कि 40-50% था। अच्छा। तो अब वो मेरे ख्याल से 80-90% हो गया। वाह। तो पहले अगर आधा पैसा पहुंचता था, अभी तुम्हें लग रहा है कम से कम 80 से 90% तो पहुंचता है। Correct. बहुत बड़ी बात है, एकदम, बिकॉज अमाउंट भी बड़ा है और इफेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। और उसका सबसे बड़ा बदलाव ये है कि लोगों को अब लग रहा है कि ये मेरा अधिकार है। ये मेरा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी मैं जैसे आधार में सुन रहा था, हाँ। तो हमारे गांव में कोई गए अपने बच्चों, अभी तो एडल्ट का सबका आधार बन चुका है, तो बच्चे का आधार बनना था, तो बनाने गए और आके कहा कि बड़ा पैसा लेते हैं, 2000 रुपया ले लिया। तो मैंने कहा मतलब पैसे तो लगने नहीं चाहिए। नहीं लगने, हाँ बिल्कुल। तो बिहार है तो उसने मांगा, इसने दे दिया। मतलब उसको तो ये है ना कि भाई सरकारी काम के लिए पैसे लगते हैं। अच्छा। रेट कार्ड देखने की जरूरत नहीं है, जो अधिकारी बोल रहा है दे दो, ना बनेगा। हाँ। तो फिर मैंने अपने अधिकारियों से पूछा आधार के, तो कि ऐसा कैसे होता है, आप नंबर बताइए। तो उसको खारिज कर, मतलब उसको निकाल दिया गया, उस एनरोलमेंट एजेंट को, ये नहीं, बट होता रहता है। फिर मैंने कहा कि तो और कहा कि उसी ऑफिस में फिर दूसरा अपॉइंट हुआ है। तो मैंने कहा कि देखिए समस्या ये नहीं है कि उसको आपने बदल दिया या उससे समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए तो खा नहीं रहा था, उसी ऑफिस में बैठ के खा रहा था, तो वो तो पूरा चेंज जो है ऊपर तक जाता है। बिल्कुल। तो ये जो देश के लोगों की एक्सपेक्टेशन ही इतनी दुखद है कि भाई सरकार से कोई काम कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो अब सोचिए कि आपके अकाउंट में बिना कुछ पैसे दिए पैसे आ रहे हैं। और आपको लगता है कि जैसे मैं जब हिंदुस्तान लीवर में जब ट्रेनिंग कर रहा था, एटा में, बुंदेलखंड का एक छोटा सा प्रांत है, एक्चुअली बड़ा प्रांत है वो, उसमें एक समय यूपी की 10% गायें वहाँ रहती थी, इसीलिए अच्छा। हाँ, इसलिए अनिक स्प्रे का फैक्ट्री लगी हुई थी हिंदुस्तान लीवर की वहाँ। एनीवे, तो जब हम लोग गाँव में रहते थे तो लगता था कि है ना, इनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ये कभी ना फ़ोन था, ना बिजली थी, तो टीवी नहीं देखा, रेडियो पे कमेंट्री में जो भी सुन लो,
और अखबार पढ़ते नहीं थे, तो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग होता है वो भी पता नहीं था। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे तो आप देश कैसे बनाओगे? आप भारत के लिए काम करने के लोगों को टैक्स क्यों देना है? जब 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 जो स्टेट है, जो लोकतंत्र है तो ठीक है, लेकिन जब भी मेरा स्टेट से इंटरेक्शन होता है तो खाली मारपिटाई होती है या कोई कुछ लूट नहीं आता है हमसे, तो फिर मैं क्यों अपने आप को गर्व से कहूँ मैं भारतीय हूँ? बिल्कुल। लेकिन जब आपको लगता है कि यार वो फ्री की मेडिसिन मिल रही है, फ्री के पैसे मिल रहे हैं कि घर पक्का कर लो, टॉयलेट बना लो, बिजली आ गई, बहुत बड़ी बात है। तो जब ये सब होना शुरू होता है तो लोगों को लगने लगता है कि यार मतलब देश भी कुछ है, कि मैं भारतीय हूँ इसलिए मुझे मेरे अधिकार से मिल रहा है। तो मोर देन जस्ट द ट्रांसफ़र ऑफ मनी, फैक्ट कि आपको बिना किसी, जैसे क्या होगा कि आपने मुखिया को घूस दी, आपको लगेगा कि मुखिया ने पैसे दिए हैं, आए होंगे केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, लेकिन वो क्योंकि मुखिया के डिस्क्रिप्शन पे है तो मुखिया उनके हो गया राजा, तो वो भी बदल जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, मतलब ये बड़ा देश है, केवल गांव ही पूरी दुनिया नहीं है। तो आई थिंक इस सब से बहुत बदलाव आता है, और आई थिंक ये एक मैं कहूँगा लेवल 1 कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर बहुत सारे ढांचे हमें बनाने हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है इसमें। थोड़ा गियर चेंज करते हैं, थोड़ा सा मार्केट्स पे बात करते हैं, शेयर बाजार पे। तुम तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सारे बड़े इंस्टीट्यूशन से भी मिलते हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में सबसे मिलते हो, और तुम्हारा जो वेंटेज पॉइंट है, तुम जहाँ से चीज़ों को देखते हो कि थोड़ा सरकार से भी इंटरेक्शन है, तो 2-3 चीज़ें इंडिया में हुई हैं कि एक, हमारा बाज़ार सब कहते हैं महंगा है, वो सच भी है, 20-30% प्रीमियम में हम ट्रेड करते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि फ्लोज, जो लोकल पैसा जो बाज़ार में आ रहा है, 16 से 18 हज़ार करोड़ SIP से आ रहा है, आई थिंक 15-20 हज़ार करोड़ और वो इंश्योरेंस वगैरह से आ रहा है। तो पहला सवाल, तुम्हें लगता है कि ये वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा? बिकॉज मैंने अपने करियर में, जब हमने शुरू किया था, याद करो, हिंदुस्तान लीवर 15-20-25 मल्टीपल में ट्रेड करता था, सब कुछ लीवर्स के डिस्काउंट में ट्रेड करती थी, फार्मा 15-20 मल्टीपल, IT सर्विसेज 20, जो 15-20 मल्टीपल होते थे वो 50-60-70 हो गए। तो अगर हमको कोई फ्रीज कर दिया होता 20 साल पहले, हमें बोलता आज उठे हो, हम तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते अगर उस लेंस में रहते। तो मेरा अभी थोड़ा असमंजस ये रहता है कि इज़ इट सस्टेनेबल, सस्ता महंगा क्या होगा? तो पहले फ्लोज पे बताओ कि अगर ये सस्टेन करता है, तुम्हें क्या लगता है वैल्यूएशंस का क्या होगा? फिर मैं FIS पे आऊँगा। वो जो 16-18 करोड़ महीने की बात जो SIP की कर रहे हैं हम लोग, वो इनको मैं एक कैटेगरी ऑफ फ्लोज में डालता हूँ। इनको मैं कहता हूँ अनइंटेंडेड फ्लोज इनटू इक्विटीज। ठीक है, अनइंटेंडेड जो आता रहेगा। अनइंटेंडेड मतलब जो डाल रहा है, हाँ, वो भी ना मार्केट टाइम करने की कोशिश कर रहा है, ना ही बहुत लोगों को समझ में आता है कि इक्विटीज़ क्या है। ठीक है। हमारे चाचा जी हैं रिटायर्ड पुलिस वाले, उन्होंने एक बार जब वो कोविड के समय में मार्केट जोर से फूटा था, तो उन्होंने देखा कि यार इसमें ऐसा हो गया, ये तो बहुत गिर गया है। नहीं, आप रिटायर्ड आदमी है, स्मॉल मिड कैप में SIP में लगाई हुई है। अरे बाप रे, ओके। तो फिर उनका फिर उसके बाद पैसा बहुत बना होगा। बट उन्होंने कहा नहीं, हमारे ब्रांच मैनेजर ने बोला कि FD से ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इस तरह के लोग जो इनको कहा गया है कि भैया 5-10 साल के लिए डालते जाएं। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे लगा कि मार्केट बहुत महंगा है, मतलब इसीलिए हमारे विंटेज के लोग थोड़ा आउटडेटेड है इस मामले में, कि बड़ा महंगा है। तो मैंने आर्बिट्राज फंड में कुछ में पैसे लगाए कि भाई मुझे लगता है मार्केट गिरेगा, जब गिरेगा तो मैं खरीद लूँगा। तो अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये जो लास्ट 10% की रैली है उसके पहले मैं किसी कॉलीग से बात कर रहा, थोड़ा यंग है, तो उसको मैंने बोला कि देखो, मतलब ठीक है मार्केट गिरा नहीं, लेकिन मतलब आर्बिट्राज फंड में भी CAGR अगर देख लो 2-3 साल में, तो मेरे पैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अगर आपने SIP में लगाए होते तो जब मार्केट 10% के लिए थोड़ा रिट्रेस हुआ था, बीच में 17,500 हुआ था निफ्टी, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले होते। तो अगर आप SIP में कंपाउंडिंग करोगे तो आपके रिटर्न्स आर्बिट्राज फंड से बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। हाँ, तो मैंने उसके बाद से SIP चालू कर दिया कि चलो भाई, आर्बिट्राज फंड का पैसा निकाला नहीं है, मतलब अभी भी एक लमसम इंक्रीमेंटल तुम डाल ही सकते हो। हाँ, तो
सो द पॉइंट इज कि SIP में भी बहुत सारे लोग इसलिए डाल रहे हैं कि यार मुझे 5 साल 10 साल के लिए रखना है, right? तो इसको मैं अनइंटेंडेड फ्लो इनटू इक्विटी बोल रहा हूँ। मैं एक छोटी सी तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ जो मेरा सबसे सरप्राइजिंग SIP जो मुझे इंसान मिला है देश में। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं कलकत्ते में, उनके असिस्टेंट हैं, नाम नहीं लूंगा। उनकी तनख्वाह जब 9,000 रुपए से शुरू की थी, एकदम ट्रेनिंग पीरियड में जब आई थी, तब से यू विल बी सरप्राइज 9,000 रुपए में भी वो 2,000 रुपए SIP में डाल रही थी। कॉलेज से पास आउट जस्ट हुई थी, ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद तनख्वाह 28,000 जो कंफर्मेशन पे 8,000 रुपए आउट ऑफ 28,000 वो बाजार में डालती हैं। और मैंने उससे पूछा, पढ़ी ये किताबें? और कि नहीं, वो बंगाली में उसने कहा कि नहीं अजय दा এই রকমই আমার मतलब आई गेट रिच। मैं एंड आई कुड नॉट बिलीव हियर इज अ यंग 21 साल की बिटिया जो जस्ट कॉलेज से निकली हैं। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। इफ दिस इज द न्यू इंडिया, कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग नहीं ऐसी, वही मैं बोल रहा हूँ, ये अनइंटेंडेड फ्लो है कि इसमें इनको पता नहीं, उनको खाली बताया गया कि भाई आप पैसे डालते रहे, 5-10 साल में ठीक चलेगा। एग्जैक्टली। और जब सब लोग एक साथ करने लगते हैं तो मार्केट वैल्यूएशन बढ़ जाता है और सबको सपोर्ट होता है, राइट? सो दैट इज अ गुड थिंग। सेकंड, जो भी अनइंटेंडेड फ्लो है वो EPFO है। जैसे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे मेरी तनख्वाह के 2% जो है वो निफ्टी ETF में हर महीना जा रहा है। ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि दिस इज लाइक अमेरिका का 401k। अच्छा, जैसे 12.5% रिडक्शन होता है, उसका 15% निफ्टी में जाता है। वो जिस दिन सरकार ने 15% का 20% किया, वो भी शायद बात चल रही है, तो 2.5% हो जाएगा। तो अब ये नंबर जो है 2016-17 में 1 बिलियन होता था, अभी 7-8 बिलियन हो गया है साल का। $8 बिलियन फ्रॉम डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज। उसका 1% जो निफ्टी ETF में जाता है वो, और वो तो कंपाउंड ही करेगा। हाँ, क्योंकि लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो 2 इफेक्ट है, तनख्वाह भी बढ़ेगी और निफ्टी भी बढ़ेगा। और फॉर्मलाइजेशन नहीं, निफ्टी का तो बढ़ेगा, वो तो अलग है, एज अ टोटल वेल्थ। वाओ। तो और फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो लोग और EPFO में एनरोल हो रहे हैं, तो उससे वो और बढ़ता जा रहा है। तो वो अब 7-8 बिलियन हो गया है। जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस का भी एक सर्टन एलोकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्विटीज में जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया था करीब 6-8 महीने पहले, ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहता है। बट $30-35 बिलियन अनइंटेंडेड फ्लो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिसाइड कर रहा है कि यार मुझे अभी यहाँ से चलो मैं बॉन्ड से निकाल के इक्विटी में डालता हूँ, या अभी घर बेचा है उसको इक्विटी में, वैसा नहीं। ये आना ही है, ये फ्लो ऑफ इक्विटीज़ है, फ्लो स्टडी फ्लो है। और जो अभी जो पावलोवियन कंडीशनिंग हुई है कि मार्केट गिरे तो खरीद लो, तो ये 1-2 बार मार्केट गिरने से ये रुकने वाला नहीं है, राइट? तो ये चलता रहेगा। सो दिस इज वन इशू। ओके, सो इसको मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रक्चरल हो गया है। फ्लोज आर स्ट्रक्चरल। हाँ, फ्लोज आर स्ट्रक्चरल। अब ये 3-4 साल अगर रिटर्न्स नहीं बनेंगे तो देन पीपल विल स्टार्ट स्लोली गेटिंग डिसएंचेंटेड, फिर इधर उधर लगाने लगेंगे। नाउ व्हेन वी कम टू, बट तो इसके कारण इंडिया के वैल्यूएशंस जो हैं वो प्रीमियम पे रहेंगे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के प्रीमियम पे रहेंगे। ठीक है, तो पहला तुम्हारा कंक्लूजन, इंडिया के वैल्यूएशन प्रीमियम में रहेंगे। परफेक्ट, ठीक है, दैट इज वन। द क्वेश्चन नाउ इज कि ये कितने प्रीमियम पे रहेंगे और ऑन ए रिलेटिव बेसिस इसमें क्या फ़ायदा होगा। जैसे इक्विटी वैल्यूएशन में, आई एम श्योर यू नो, एक चीज़ होती है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। बिल्कुल। तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम को ERP बोलते हैं। तो ERP का मतलब ये है, क्योंकि इक्विटीज बाय डेफिनेशन इज अ रिस्कियर एसेट क्लास। बिल्कुल। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न डिमांड करना चाहिए। कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री रेट है तो उसके, अगर उसकी यील्ड भी 7.07 या 7.06 है, तो उसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न डिमांड करना चाहिए, क्योंकि रिस्कियर है। तो अगर सरकार मुझे 7% रिस्क फ्री दे रही है, मैं इसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ तो कम से कम 10-12 बने, स्मॉल कैप में करता हूँ तो 14-15 बने, माइक्रो कैप में करता हूँ तो 17-18 बने। मोटामोटी अंदाज मैं कह रहा हूँ यही होना चाहिए। वो नंबर्स कुछ ज़्यादा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। नहीं मतलब हम मेरी भी थिंकिंग वही है, वैसे ही होना चाहिए। अभी ERP नेगेटिव है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी जिस तरह से हमारे इक्विटीज़ की ट्रेडिंग हो रही है, तो मतलब अभी एग्जैक्टली अभी नेगेटिव है कि नहीं, बट कुछ दिन पहले तक तो मतलब देयर वर टाइम्स व्हेन इट वाज, सो इट इज़ द लोएस्ट आई हैव सीन। ओके, राइट नाउ ऐसा होने पे
द एडवाइस दैट एनी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म एडवाइजर वुड गिव इसकी बॉन्ड्स खरीद लो ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे। राइट। तो अब क्योंकि ऑन अ 5 year 7 year basis द कंपाउंडेड रिटर्न्स विल बी लेस, राइट, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो अच्छी आएगी, मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी बिल्कुल। और अभी के माहौल में, और जब मैं ये देखता हूँ कि जो PSU बैंक के स्टॉक्स में हो रहा है कुछ सरकारी कुछ सरकारी केपेक्स कंपनीज में हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो स्मॉल मिड कैप्स में कहीं कहीं पे हो रहा है, तो ये मतलब बहुत बबल टाइप का माहौल दिख रहा है। तो ये मुझे जनरली दिस डजंट एंड वेल, सो ये कब खत्म होगा ये मुझे पता नहीं। बिल्कुल, आई साउंड लाइक अ डायनासोर व्हेन आई से दीस थिंग्स। नीलकंठ, यू डोंट। अभी महीना भर पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था प्योरली बबल पे कि ये बन रहा है। एक तरफ मेरा आर्ग्यूमेंट था कि बबल की जरूरत होती है। सी इन्वेस्टमेंट तभी आते हैं जब हवा बनता है, जो हमारे केपेक्स साइकिल में हो रहा है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो रहा है। लेकिन बबल्स यूजुअली डोंट एंड वेल। ये तुमने बिल्कुल, तुम्हें भी लग रहा है ना कि बबल बन रहा है कुछ सेक्टर्स में। करेक्ट, ठीक है। और होता क्या है कि जैसे सी दिस इज वेयर फाइनेंशियल प्लम्बिंग इज कमिंग। सी दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेनन, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमारी फर्टिलिटी रेट गिर रही है। बिल्कुल। तो अब जहाँ पे 3-4 बच्चे लोग एवरेज इनको सपोर्ट करना होता था, वो 1 या 2 सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक बच्चे को बेहतर पढ़ा पाते हैं, उस पर खर्च कर पाते हैं, पेरेंट्स को भी समय मिलता है, माँ को समय मिलता है कि 4 बच्चे नहीं पाल के एक को अच्छे से पालो, मैं काम कर सकती हूँ। बहुत सारे फायदे फायदे हैं उसके, बहुत सारे फायदे हैं। बट एक और फाइनेंशियल फ्लोज के हिसाब से एक बदलाव आता है कि पहले क्या होता था ना कि भाई आपके बच्चे आपकी रिटायरमेंट इनकम थे। अब इंटरेस्टिंग। तो और क्या है कि जो बच्चों पे खर्चा होता है, और इसमें मतलब लोगों ने एस्टिमेट किया है, चीन वीन में ज़्यादा किया है, एक्यूरेटली US में एस्टिमेट किया है, तो अब वो खर्चा आपका हो नहीं रहा, तो आपके पास सेविंग्स बढ़ती हैं, बट उन सेविंग्स को आपको अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। तो जब ये स्टेज आता है ना, 2020 में हमारा 2.05 हो गया, जो टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं कि ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ वुमन हाउ मेनी बेबीज शी कैन हैव, ठीक है, और शी विल हैव। तो 2.1 इज अ सस्टेनेबल, कि उसमें पॉपुलेशन स्टेबल रहती है ओवर लॉन्ग टर्म। उसके नीचे फिर पॉपुलेशन गिरने लगती है। इसलिए वो 2053 वाला जो डेट है वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि हमारी अब वो TFR जो है उसके नीचे अगर एक बार गिरती है तो फिर वो जल्दी से रिवर्स नहीं होती। तो बट ऐसे जब ये होता है ना, तो आपका एक फाइनेंशियल फ्लोज का सिलसिला, ये जापान में 1970 में हुआ था, चीन में 1990 में हुआ था, तो वो फाइनेंशियल फ्लोज बढ़ने शुरू होते हैं। तो एक प्लम्बिंग बन गई है। अनफॉर्चुनेटली वो प्लम्बिंग अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ नहीं बनी है, बट हो सकता है कि अभी कुछ शायद एम्फी वगैरह नए कुछ कैंपेन चला रहे हैं, तो शायद वो बॉन्ड्स की तरफ भी बढ़ना शुरू होगा। बट अभी इक्विटी, तो अब क्या हुआ है कि पूरा गश ऑफ डिमांड फॉर इक्विटीज हो रहा है और सप्लाई है नहीं। वही 5000 कंपनी ने 500 काम किए हैं। करेक्ट। तो अगर वहीं पर पैसा जाता रहेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेंगे। फिर क्या होता है, मार्केट फोर्सेस का ये है ना कि वो जब इतनी डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई का रिस्पांस भी आता है। तो आप देखेंगे कि हर हेरा गैरा नथु खेरा अभी पैसा रेज कर रहा है, प्रोमोटर बेच रहे हैं। बिल्कुल, राइट। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जेन्युइन कंपनीज भी आने लगती हैं, जिनको कि रिस्क कैपिटल चाहिए। वो सबसे अच्छा मॉडल है, तुम उठा लो रिस्क कैपिटल और उसके बाद इन्वेस्ट करो, उससे ग्रोथ आती है। बिल्कुल। लेकिन जब सप्लाई मैचअप कर जाएगी, जैसे आपने देखा होगा ग्लोबल ऑटो कंपनी है इंडिया में जो बहुत दिन से चल रही थी, उन्होंने इंडिया लिस्टिंग करनी है, कुछ $3.5 बिलियन उठाने हैं। वो 35 बिलियन तो अनइंटेंडेड आ रहा है, तो 3.5 बिलियन भी चिल्लर है उसके सामने में, लेकिन एटलीस्ट उस तरह के IPOs अब आने लगे, राइट। तो जब वो उस तरह का आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली इस फ्लो को सक भी कर लेगा कि अगर इतनी हवा भरने तैयार हो तो बलून भी आ जाएंगे हवा लेने के लिए। करेक्ट। देयर इज अ सेकंड एस्पेक्ट टू वैल्यूएशन विच इज, मैंने कहा कि ग्लोबल मार्केट मल्टीपल पे प्रीमियम होगा, बट ग्लोबल मल्टीपल कहाँ जाएगा? तो 2008-9 के उसमें क्या होता है ना कि आपका जो रिस्क फ्री रेट है, या जो US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी दुनिया भर के लिए रिस्क फ्री रेट है, तो 2008-9 के बाद US ने टाइट फिस्कल लूज मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की। इसका मतलब है इकोनॉमिक साइकिल्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो साइकिल्स होती हैं, तो आपके पास 2 मेजर्स हैं। एक ये कि सरकार फ्यूचर से बोरो करे। सरकार क्या है? हम आप हैं, हमारे मतलब टैक्स पेयर के पैसे पे चलती है। तो सरकार फ्यूचर से बोरो करती है और खर्च करती है, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल नीचे जा रही है, तो दे डू द काउंटर साइक्लिकल बैलेंसिंग, राइट।
और नहीं तो वो इंटरेस्ट रेट कम करती है, सो दैट या आरबीआई कम करता है या सेंट्रल बैंक कम करता है, जिससे कि प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल फ्यूचर से बोरो करके अभी खर्च करना आज खर्च सो करें। दिस इज अ काउंटर तो साइक्लिकल या तो सरकार कल का पैसा आज खर्च करे जब टफ इकोनॉमी रहती है, जब इकोनॉमी अच्छी रहती है तो हम और तुम कल का पैसा आज खर्च करें। करेक्ट, तो ऐसे ये इकोनॉमिक साइकिल्स ऐसे मैनेज चलती है। तो अब उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने वो बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स को उनको बेल आउट करना पड़ा था, उनकी फिस्कल डेफिसिट से भाग गई थी। उन्होंने कहा कि भाई हम फिस्कल टाइटनिंग करेंगे, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी में बहुत अभी वीकनेस है तो हम लोग मॉनेटरी ईजिंग करेंगे, ईजिंग तो रेट्स कम रखने हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने हैं और क्वांटिटेटिव ईजिंग, खूब डॉलर छापो, राइट, ठीक है। तो वो करना शुरू कर दिया। तो 10 साल तक ये रहा, राइट, 10 में भी 12-13 साल, कोविड को ऐड कर लो तो 12-13 साल रहा। तो यू विल सी कि शुरू में मार्केट्स नेवर थॉट कि ये बहुत दिन चलेगा, बिकॉज सबको लगता था कि इससे बहुत इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं। और तो पी मल्टीपल्स जो 13-14 टाइम जो निफ्टी के लिए एवरेज माने जाते थे, हाँ, तो वो बढ़ के वो 18-20 हो गए। बिल्कुल। अच्छा, यूएस में यार, ये यूएस की स्ट्रेंथ भी है एक तरह से कि इन सब चीज़ों में कोई डॉगमा नहीं है, यानी कि वो बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं कि भाई कि वो जो नुस्खा था वो चला नहीं, तो चलो नया नुस्खा नया निकालते हैं। बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्या किया है कि अब हम लोग लूज फिस्कल टाइट मॉनेटरी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ही बोरो करते हैं, आप तो करते नहीं हैं, तो हम ही बोरो करते हैं। अब जब हम बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे, तो मॉनेटरी टाइटनिंग हो गई है। और जो 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड जो पिछले 10 साल में 2 से 2.5% के बीच में उसका यील्ड चल रहा था, मतलब यूएस गवर्नमेंट की 10 ईयर बोरोइंग रेट 2 से 2.5% थी, वो अब 4 के ऊपर चली गई है। और सब लोग ये सोच के चल रहे हैं कि वो भी गिरेगा, बट अगर वहाँ की सरकार इतना बोरो करने खुद ही बोरो कर रही है तो वो तो गिरेगा नहीं। तो ऐसे में पी मल्टीपल क्या होगा? गुड क्वेश्चन। सी आइडियली तो गिरना चाहिए, यस, हाई रेट्स, बट नहीं गिर रहा है। तो अभी आप देखें कि जो टॉप 7 जो S&P 500 में जो सब लोग चर्चा करते हैं, उनको छोड़ के पी मल्टीपल सब गिर रहे हैं। वेल सेड, करेक्ट। तो क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा। जैसे AI का बूम है, ये इसको साइज करना मुश्किल है, किसी को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी चल रही है। तो इस कारण से जो भी उस AI वाले बूम में इन्वॉल्व है, या तो सॉफ्टवेयर बना रहा है या हार्डवेयर बना रहा है, जो कर रहा है वो किसी तरह से भी इन्वॉल्व है, या जिसके पास पैसे हैं मॉडल्स को ट्रेन करने के, उन सब लोगों को अनाप पैसे भी मिल रहे हैं, वैल्यूएशन भी मिल रहा है, बिल्कुल। बट बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो हम लोगों का या मार्केट का जो एंकरिंग हो गई है कि 18 से 20 टाइम निफ्टी पे मल्टीपल जो है वो फेयर वैल्यू है, मुझे लगता है वो गिरना होगा। वो 13-14 मेरे ख्याल से नहीं होगा, पार्टली बिकॉज ऑफ जो हमने भी डिस्कस किया कि फ्लोज आ रहे हैं, और पार्टली बिकॉज इंडिया की इकॉनमी भी ना, अभी जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, इन लोगों ने स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया है। ठीक है, कि हम प्राइवेट सेक्टर को जितनी विजिबिलिटी दे सकते हैं उतनी देंगे, कि भाई ग्रोथ स्टेबल रहेगी, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, रेगुलेशन स्टेबल रहेंगे, इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे, इन्फ्लेशन पे हम फोकस करेंगे। तो स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ, मतलब ये कि हड़बड़ी में बस इसी साल में ये कर दो, अच्छा ये समस्या हुई। जैसे आप देखें कि अगर रियल वेज ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो तो किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री में या जहाँ डेमोक्रेसी है चली जाती है भाई। हाँ, तो फिर लोगों को चिंता होगी, सरकार को चिंता होगी कि भाई अब तो स्टिमुलस दो, स्टिमुलेट करो, नहीं तो भाग जाएंगे लोग। लेकिन नहीं किया। इस साल का बजट भी देखें तो उन्होंने नहीं किया, तो काफ़ी फिस्कल प्रूडेंस था। हाँ, तो उनका इंडिकेशन है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई देखें, अब हम आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं कि 5 साल तक 7% ग्रोथ होगी या उससे ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन स्टेबल होगा, करेंसी रेट स्टेबल होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा। तो इससे क्या होता है कि जो बिजनेस प्लानर है, जैसे मान लीजिए मुझे फैक्ट्री लगानी है, अब मुझे पता ही नहीं है कि 3 साल बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो मेरा जो रिस्क थ्रेशोल्ड है बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। तो अब तो लेकिन अगर विजिबिलिटी आती है तो फिर मुझे रिस्क थ्रेशोल्ड में रकम वो आराम से मैं तो व्यापारी है, अगर उसको आप सर्टेनिटी देते हैं कि पॉलिसी नहीं चेंज होगी, आप ज़मीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेट्स नहीं मिलेंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे,
तो वो रिस्क भी लेगा, तो पैसे भी ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा लोगों को हायर करेगा, ज़्यादा नौकरियां देगा। और इससे बहुत फायदे होते हैं। जैसे आप देखें कि ऐसे बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन है, जैसे अभी क्या हुआ है कि देश का इंक्लूजन हो गया है जेपी मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में। इसमें सरकार और आरबीआई ने काफ़ी तैयारी की है, ये 4-5 साल से इस पर काम चल रहा था। तो सरकार ने बट एक लेवल के बाद जाके 2-3 साल से उनकी डिमांड थी कि भाई विथहोल्डिंग टैक्स हटाओ और ये करो वो करो। भाई सरकार ने कहा कि भाई अब हम वो नहीं कर सकते, हमने हाँ फुली एक्सेसिबल रूट का बना दिया है, तो अगर आपको इच्छा है तो आके खरीद लें, आपको इंडेक्स में इंक्लूड करना है कि आपकी इच्छा है। हम ये हैं, हम ये हैं, ठीक है। तो सडनली इंक्लूजन क्यों हो गया करीब कुछ महीने पहले? क्योंकि बॉन्ड इन्वेस्टर्स ने डिमांड किया हाँ भैया, दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है, नहीं एक्सेस चाहिए कि फिस्कल प्रूडेंस है, करेंसी स्टेबल है, मुझे इस बॉन्ड को खरीदना है। हाँ, तो आप मुझे इंडेक्स में इंक्लूड करके दें। अच्छा, तो नीलकंठ, एक सवाल है। हमारे दूसरे मित्र आशीष गुप्ता ने कुछ साल पहले एक बहुत कमाल की रिपोर्ट लिखी थी, हाउस ऑफ डेट, उधार का मकान, जहां उन्होंने पहले एनालिस्ट थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडियन बैंकिंग क्राइसिस आएगी पीएसयूज में, कि उन्होंने गलत लोन्स दिए हैं एंड सो ऑन। वापस से हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियां, बैंक्स, काफ़ी अच्छी रैली हुई है, और केपेक्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो G+I में इन्वेस्टमेंट भी, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, उसकी ज़रूरत है, लोन्स बैंक से ही लेने पड़ेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंस है। सो दो सवाल लिंक टू ईच अदर, कि पहला, ये जो PSU में जो चेंज आया है, हाउ सस्टेनेबल इज इट, इज द विजिलेंस बेटर, करप्शन अब नहीं होगा, और दूसरा वैल्यूएशन को लेके कि इन द लास्ट 3-4 साल PSU वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा हो गए। इनफैक्ट IRFC फॉर एग्जांपल, जो होलसेल फाइनेंस कंपनी है, आई थिंक 4.5 टाइम प्राइस टू बुक है। मुझे तो आई कांट इवन फैथम अ कंपनी होलसेल फाइनेंस ट्रेडिंग दैट। सो ये दो सवाल मुझे बताओ कि फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ PSUs एंड व्हाट हैज चेंज्ड, एंड देन वील कम टू वैल्यूएशंस। राइट, सो PSUs में see, let's start with house of debt, right? So house of debt, see, मैं भी उस टीम में था, and a lot of the work, the macro work was we all were kind of sharing our alarm over what was happening. जैसे मैंने कोल इंडिया का मॉडल बनाना शुरू किया था 2010 में। अच्छा, तो क्योंकि पावर इंडस्ट्री में बूम हो रही थी, मैंने मॉडल बनाया, मुझे लगा कि यार ये पावर कैपेसिटी बहुत आ रही है, कोयला कहाँ से आएगा? तो कोल इंडिया का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ था वो हमने लिया, फिर हमने बोला कि हो सकता है इंपोर्ट हो जाएगा, फिर हमने प्लॉट किया मैप पे कि भाई कहाँ कहाँ पावर प्लांट्स हैं। यार यहाँ तो बड़ा इंलैंड है यार, यहाँ तो रेलवे लाइन ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैं दिल्ली गया, मैंने कोल सेक्रेटरी से पूछा कि सर मैं पहली बार कोल का मॉडल कर रहा हूँ, शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, समझाइए कि मैं कुछ नहीं, आई वाज सीरियस, मैं सिनिकल नहीं था। हाँ, नहीं, इंक्विजिटिव, सच में कि मतलब यार क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ बताइए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं पावर मिनिस्ट्री को भी बोल रहा हूँ। तो मेरी फटी, अरे बाप रे। फिर मैं वापस आया, तो हमारी रिसर्च टीम में यही सब बातें होती थी कि यार ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पैसे नहीं है इतना पावर खरीदने को, कोयला बनाने को नहीं है, और पावर सेक्टर में इतना ग्रोथ हो गया बस, और केपेक्स लगाए जा रहे हैं। हाँ, और आशीष में दम था, एंड ही न्यू द सेक्टर। तो उसने बोला कि भाई, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब पिरामिड स्ट्रक्चर्स हैं, कि इक्विटी थी नहीं किसी के पास, तो यहाँ पे डेट लिया, उसको यहाँ इक्विटी बना दिया, फिर इसको लिया, फिर मल्टी लेयर बना दिया, तो इवेंचुअल इक्विटी 1-2% है, कुछ नहीं है। तो और EPC की मैं बनाऊंगा प्लांट, वो भी इक्विटी है मेरी। हाँ, तो वो सब मिला जुला के, तो अगर कहीं पे भी हल्की समस्या आई तो ये पर चरमरा गिर जाएगा। तो ये तो उस तरह की गलती दोहराना आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा सिस्टम के लिए। ठीक है। एक तो आई थिंक लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि याद होगा 2016 में जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, तो उसके बाद वो जो डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं कि पहले इंडियन प्रोमोटर को लगता था कि मुझे तो कोई मेरी कंपनी से हटा ही नहीं सकता। बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा, और बड़े बड़े ग्रुप्स को स्पेशली। बिल्कुल। तो वो ये हुआ है। अब IBC के अंदर थोड़ा आई थिंक थोड़ा वीकनिंग हुआ है इंस्टीट्यूशंस का, वो मे बी होपफुली इट्स अ सिक्लिकल थिंग और वापस आ जाएगा, बट उस कारण से उस तरह की एक्सेसेस अभी नहीं होंगी, उम्मीद है। वो सी बिजनेस साइकिल है, लोग बिजनेस साइकिल थोड़ा बहुत होता है, बट चोरी,
ignorance and lack of vigilance. ये तीन चीजें ही you know brings down. Cyclically थोड़ी लोन खराब हो गई, वो तुम्हारी प्रोविजन में आ जाता है, बट बदमाशी नहीं होनी चाहिए और लार्ज स्केल करप्शन या वो नहीं होना चाहिए. करेक्ट. तो वैसा तो इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह की एक्सेसेस अभी बनी नहीं है. जब बनेंगी तो फिर मे बी देन विल अगेन फ्लैग रिस्क कि भाई हो सकता है. So for now you are comfortable with where cyclically PSUs are, one. That is one. And second, and more importantly, if you think about appointments. हाँ. तो जैसे जो कमेटी बनी है उसमें जैसे जो सीनियर मैनेजमेंट ऑफ PSUs है उसमें बाहर के भी लोग अपॉइंटेड हैं, मतलब जो सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी में. और जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि अब सिफारिश का काम ही बंद हो गया है. बहुत अच्छे. तो अब क्या है कि हो सकता और है अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा ही है, बिकॉज तुम तो अब बहुत काम करते हो क्लोजली सरकार के साथ, PMO ऑफिस के साथ, UPI के साथ, सेमीकंडक्टर मिशन के साथ. सो आई एम श्योर. मतलब सी अब अंदर में क्या हो रहा है मुझे उतनी ज्ञान नहीं होगा, बट नीलकंठ एक पता चल जाता है यार. व्हाट आई यूज्ड टू हियर 10-15 साल पहले एंड व्हाट आई हियर फ्रॉम फ्रेंड्स, बहुत बदलाव आया है. बहुत बदलाव आया, राइट. तो जैसे अब क्या होता है कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर अभी भी अलाइन नहीं है पूरी तरह से. जैसे अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं तो या तो आपको ESOP मिला हुआ है, मतलब वो शेयर प्राइस बढ़ने से फ़ायदा होता है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, या कुछ तो फ़ायदा होता है कि यार आपकी कंपनी ने बहुत पैसे बनाए तो आपको बहुत फ़ायदा हो. PSUs में वो अभी भी नहीं है. इंडिविजुअल्स का कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, वो PSUs का स्ट्रक्चर ही अलग होता है. तो ये ज़रूर है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मतलब काम करें ना करें तनख्वाह उतनी मिलनी है वाला हिसाब है. लेकिन जो खुलेआम बदमाशी होती थी कि भाई आपने इतने घूस लेके अपनी अपॉइंटमेंट कराई है तो उतना तो पैसा निकालना बनाना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट किया है. तो वो सब अब नहीं होता है. दूसरा, क्योंकि अब बैलेंस शीट क्लीन हो गई है और बहुत हद तक क्योंकि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम आया है, तो अब स्टार्टअप इकोसिस्टम जो फिनटेक्स में हो रहा है उसमें जो प्राइवेट बैंक्स जो पहले टेक में अपना एडवांटेज अभी भी है, काफ़ी बड़ा एडवांटेज है उनको, लेकिन अब जो आप स्टार्टअप हैं, फिनटेक स्टार्टअप हैं, आप किसको बेचेंगे, क्या करेंगे. तो आपको समझ में आ रहा है कि यार PSU बैंक के पास डिपॉजिट का बेस है, ब्रांच नेटवर्क, सोर्सिंग मैं कर लेता हूँ, अंडरराइटिंग मैं आधी रिस्क ले लेता हूँ, डिपॉजिट्स यहाँ से आ जाएंगी. तो अब उनको वो पैसे बनाने का मौका मिल रहा है. तो मेरे हिसाब से PSU बैंक ही नहीं, एक्चुअली PSUs में रैली तो पूरा ऑल ओवर हुई है, इंश्योरेंस में हुई है और बाकी मैन्युफैक्चरिंग वाले में भी हुई है. बट तो एक आई थिंक इसमें यह है कि आपका जो केपेक्स साइकिल बढ़ना शुरू होगा. जैसे 2008 से 2017 के बीच में फिजिकल ईयर्स बोल रहा हूँ, इंडिया की पावर कैपेसिटी में 10% सालाना ग्रोथ हुई थी, जो CAGR बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट. करीब 160 से 240 250 सम गीगावाट, राइट. एक्चुअली हाँ, इवन हायर प्रॉब्लम. 130 से 300 के आसपास. तो वो 10% का CAGR ग्रोथ. बिल्कुल. वो 2017 से 2023 के बीच में 4% का हुआ. और उसमें मतलब अगर आप वो सोलर और विंड हटा दें, क्योंकि उसका PLF कम होता है, तो लगता है कि गीगावाट हो गया, बट एक्चुअली प्रोडक्शन बहुत कम होती है. तो 1% ग्रोथ हुआ है. इसीलिए ये पावर सेक्टर फेल, कुछ अभी बिजली जानी शुरू हो गई. हाँ, तो पीक जो, क्योंकि पावर डिमांड तो ऐसे ऐसे चलती है. तो अभी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सीलिंग आपके ऐसे चल रही थी, तो अब एक बार उसने हिट किया अक्टूबर में, अभी मार्च में आके फिर हिट करेगा, और जैसे जैसे वो स्टडी डिमांड बढ़ती रहेगी वो बार बार ऐसे ऐसे हिट करता रहेगा. अच्छा. तो अब क्या हुआ है, जैसे यू विल रिमेंबर, और स्टॉक पे मुझे याद है 2007-8 में हमारी चर्चा भी हुई थी. एक कंपनी थी जिसने उसका पूरा पावर प्लांट 1.5 साल में पैसे वापस आ गए थे. इतना थर्मल पावर में, मर्चेंट पावर में बेच के, और अपना कोयला था उनका. बिल्कुल. अब फिर से ये सब हल्ला होना शुरू हुआ है कि महीने के 1,500 करोड़ बन रहे हैं, तो इतने बन रहे हैं, तो उतने राइट. तो अब फिर से इन्वेस्टमेंट आएगा. बिल्कुल. हाँ, जैसे अब सरकार ने लिखा कि भाई अब बेस लोड है 5 बजे से 8 बजे के बीच में, सोलर पे आप चला नहीं सकते, और स्टोरेज उतनी है नहीं आपकी, तो आपको बेस लोड कहाँ से आएगा, या तो न्यूक्लियर लगाओ या कोयला लगाओ. न्यूक्लियर में कोयला लगेगा, कोयला ही लगेगा. मैं तो मजाक में एक किस्सा सुनाता हूँ. उस कंपनी जब उतना पैसा बना रही थी, तब कोल मिनिस्टर सिंगापुर आए हुए थे, पावर मिनिस्टर, वी नो हु ही इज. तो मैंने उनसे पूछा कि सर, एक कंपनी को आप
इतना पैसा कैसे बनाने दे सकते हैं? यूटिलिटी है ना, 1 रुपये बनाओ, 1.50 में बेचो, आप 7 रुपये में कैसे बेचने देते हैं? हम 3-4 इन्वेस्टर्स बैठे थे उनके, उन्होंने कहा कि आप समझो, एक इंसान को अगर मैं 1 साल में 5,000 करोड़ बनाने दूंगा पावर प्लांट, मधुमक्खियों की तरह सारे इंडस्ट्रीज नहीं आ जाएंगे। वही हुआ बॉस, मैं उस इंसान की दूरदर्शिता नीलकंठ में मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बोला साहब के चरण का। आई नो मार्केट As फोर्सेस investors, आई नो बॉस आई एम टेलिंग यू, ये लैटरल थिंकिंग मैं सोच ही नहीं पाया था और वही हुआ है। सब घुस गए, पावर प्लांट तो लग गए। या ऑब्वियसली कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम्स आए, पीएसयूज में, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट बबल उन्हें छोटा सा बनाया 5,000 करोड़ का, पावर प्लांट लग गया। इट वाज एन अमेजिंग मीटिंग, मुझे याद आ गया वो किस्सा। अमेजिंग, आई वाज़न्ट अवेयर दैट। सो वही तो अब क्या है, अब सरकार ने भी अनाउंस किया कि भाई अब 2030-31 तक हमारे पास 80 गीगावाट और थर्मल पावर कैपेसिटी लगानी है। अब सवाल ये उठता है कि उसको फंड कौन करेगा? फंड कौन करेगा? क्योंकि पावर प्लांट तो 2:1 डेट इक्विटी भी चलती है, या सेटअप होते हैं। यस। तो अब वो डेट जो है वो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनको इतनी डांट पड़ी कि भाई आप 1 साल का डिपॉजिट लेते हो, 25 साल का पावर प्लांट फंड करते हो, मत करो। तो फाइनली वही वो जो PSU फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और थोड़े PSU बैंक्स, तो इन सब में ही से पैसा जाएगा वो। तो लोग अब मार्केट में इसमें एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। अच्छा होगा कि नहीं होगा वो समय बताएगा, बट ये एक्सपेक्टेशन आ गई है। बिल्कुल। तो मुझे वही लगता है कि इसमें डेफिनेटली गवर्नेंस चेंजेस हैं। मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट्स बाय एंड लार्ज अब क्लीन लोगों के होते हैं, कि मतलब जिनका रेपुटेशन साफ है, और बहुत हद तक ये भी होता है कि अगर आप 52-55 साल के हैं, आपने कहीं की एक बड़ी कंपनी के CMD बन गए, तो इतना भी आदमी सिनिकल नहीं होता है कि भाई मैं तो यहाँ पे आके बस खाली वो तौलिया लगी हुआ एक कुर्सी पे बैठ के और लाट साहबी करूँ। काम करने की इच्छा सबको होती है कि भाई मैंने क्या किया। तो हर कोई काम करता है, मतलब हर कोई खुददार होता है, हर किसी का एम्बिशन होता है। हर इंसान बोलना चाहता है कि यार वो पावर प्लांट मैंने लगाया, वो टरबाइन मेरा लगाया हुआ है। करेक्ट। हर अकम्प्लिशमेंट सबको चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे जाके ना आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव ना भी नहीं। हो, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा सेल्फ एक्चुअलाइज टाइप के लोग होते हैं, तो वो सब काम भी होने लगता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का भी हो रहा है स्टिल कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट फर्म्स। इट वुड बी फ्रॉम एन एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव, वो क्योंकि इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने अलग होते हैं कि ये कहना कि भाई PSU जो है कि वो प्राइवेट को बीट कर देगा, ये जरूरी नहीं है। अगर कर भी ले काम, राइट, बहुत है। या तो ऐसा है। अब वैल्यूएशंस पे ऐसा है ना कि अब इन सब बैंक्स का ऐसा हो गया था कि वो 0.3 टाइम्स 0.4 बहुत ही सस्ते हो गए। हाँ, तो वो अब 0.4 टाइम्स बुक का 0.8 टाइम्स बुक हो जाता है, 0.9 टाइम्स बुक हो जाता है। जैसे कुछ वो नॉन बैंकिंग कंपनीज थी जो पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग करती हैं, 9-10% यील्ड में थी। हाँ, याद है मुझे, हमारी बात भी हुई थी करीब 18 महीने। 5 टाइम अर्निंग्स। मतलब अगर वैसा होगा और लगे कि लोगों को कंफर्ट आए कि भाई देखिए ये इसका मैनेजमेंट अब ठीक ठाक क्लीन है, मतलब इसमें सिस्टमैटिक चोरी नहीं होगी, तो और कंपनीज वायबल हैं, तो 1 टाइम बुक तो हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि डीप वैल्यू से रीजनेबल वैल्यू आई है। हाँ, अब कुछ में तो फ्रॉथ है, क्योंकि अब वो इसी मार्केट्स में ऐसे ही होता है। हाँ, कि वो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप चलती है कि भाई ये स्टॉक चलेगा, इट कीप्स गोइंग अप टिल द टाइम इट कांट, राइट। सो वैसे ही तो फिर उसके बाद बहुत जोर से गिरता भी है। ठीक है। तो ये भी हुआ है PSU से। मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स में तो बहुत बबल है। ठीक है। लास्ट एक छोटी सी टॉपिक पे बात करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर। बिकॉज तुम काफ़ी बात करते हो कि केपेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री। केपेक्स बहुत तरह के होते हैं, रियल एस्टेट इज इंटीग्रल टू दैट। ठीक है। और जो मैंने देखा है, यूजुअली रियल एस्टेट साइकिल बाकी इकोनॉमी में बहुत लंबी रहती है, 15-20 साल की। 2002 से मैंने बॉम्बे में नौकरी करनी शुरू करी थी। 2004 से बॉम्बे इंडिया की रियल एस्टेट साइकिल सो कॉल्ड 12-13 तक चली, 8-9 साल, फिर 12 से 18-19 तक ठप्पा, वापस चलनी शुरू हुई। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारी रियल एस्टेट साइकिल ग्लोबल की तरह लंबी क्यों नहीं है? पहला सवाल, मे बी आई एम जस्ट आस्किंग। और दूसरा है कि अगर लंबी हो सकती है तो ये जो शुरुआत है इसको तुम कैसे देखते हो? फिर रिलेटेड सेक्टर ऑब्वियसली सीमेंट भी चल सकता है, हाउसिंग फाइनेंस भी चल, बट प्राइमरी पहले साइकिल का बताओ, ड्यूरेशन और ये। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि
जो हमने शुरुआत की थी बात करने की कि इकॉनमी की ग्रोथ को हम लेबर इनपुट, कैपिटल इनपुट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो नॉलेज, जो हमने कहा कि भाई बिजनेस सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है, हमने सड़क बनाई, हमने फास्टैग लगाया, तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होगी। ये वो लेबर ग्रोथ जो है वो 1 करोड़ लोग वर्कफोर्स में हर साल आ रहे हैं, उस एज के हो रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट आ रहे हैं। हम अभी 1% ग्रोथ है इंक्लूडिंग लेबर क्वालिटी कि कितने एजुकेशन हुई वगैरह, बट अगर हम उसको 1.5 कर सकते हैं क्योंकि वी गेट मोर वीमेन इनटू द वर्कफोर्स, सो वी कैन एक्सेलरेट। बट द क्रिटिकल थिंग दैट ड्राइव्स इकोनॉमिक साइकिल्स इज कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे हमने देखा कि एक समय जो वेव आया था कि 10% पे इकॉनमी ग्रो कर रही थी, वो इट वाज कैपिटल फॉर्मेशन, एंड आई वुड से इन हाइंडसाइट एक्सेसिव कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमारे पास 45 मिलियन टन की स्टील कैपेसिटी थी और हम एक समय में 60 मिलियन टन ऐड कर रहे थे। याद है मुझे। और 130 मिलियन टन की पावर कैपेसिटी थी और 130 गीगावाट की, और हम 200 गीगावाट बना रहे। अंडर कंस्ट्रक्शन था उसमें। तो वो तो खराबी होना था। तो एक तो वो है, बट वो साइकिल भी अब टर्न कर रही है। अच्छा, बट रियल एस्टेट में ऐसा है ना कि a large part of capital formation is done by households. Yes, if you think about it, take annual expenditure on food कि एक परिवार का साल का खाने पे कितना खर्चा होता है, साल का कपड़े पे कितना खर्चा होता है, वो ऐड करो, उसको 30 से गुणा कर दो। वो मकान पे खर्च होता है, उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा। तो रोटी, कपड़ा, मकान जो हम कहते हैं, रोटी पे अगर 1 रुपया हम खर्च करते हैं, लेट्स से कपड़े पे 2 रुपया खर्च करते हैं, 3 रुपया हुआ, इसका 30 गुना, ऑलमोस्ट 100 रुपये, 90 रुपये हम मकान पे खर्च करते हैं। करेक्ट। ओके, बहुत अच्छा गणित है। ये आप लोग याद रखना चाहिए। तो ये बम्बई में तो मतलब बम्बई तो 1000 गुना होगा, तो खरीदा भी नहीं जाएगा, एक बाथरूम आएगा शायद। लेकिन ज़्यादातर शहरों में और ज़्यादा दुनिया में भी मतलब ठीक है। तो घर जो है ना, एक परिवार का सबसे बड़ा निवेश होता है। और तो इसलिए जब ये शुरू होता है तो इकोनॉमी का नक्शा बदल जाता है। ओके, बहुत अच्छे। सब कॉन्टिनेंटल साइज्ड इकोनॉमीज आप देखें, चीन है या अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, और जर्मनी है। जर्मनी में वो रीयूनिफिकेशन के बाद डाउनटर्न ही नहीं आया था। बिल्कुल, बट अभी कुछ मरमर नहीं, अभी तो रिसेशन इसीलिए आ रहा है। अच्छा, ओके। तो अभी इंडिया आउटलाइंग इसलिए है, आउटलायर इसलिए है कि सब जगह पे रियल एस्टेट साइकिल ऐसे जा रही हैं, हमारी साइकिल ऐसे जा रही है। यूएस में तो मैं सुन रहा हूँ कमर्शियल रीट्स की तो बहुत बुरे हाल है। एनीवे दैट्स, बताओ इंडिया पे बताओ। तो अभी क्या है कि एक तो ये बहुत किसी भी इकोनॉमी के लिए, केवल इंडिया के लिए नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। दूसरा, ये सबसे रेट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट होता है। तो हर इकोनॉमी में जो होता है ना कि जो सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक का कट करना शुरू किया, तो सबसे पोटेंट चैनल ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉर्गेजेस। करेक्ट। ठीक है। एंड इट इज़ द सेफेस्ट टू लेंड टू, क्योंकि कोलैटरल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैटरल है सामने। ठीक है। और जो रह रहा है वो घर छोड़ना नहीं चाहता, नहीं जाएगा। तो इसलिए इसके अगेंस्ट तो अब मॉर्गेज क्या है बेसिकली कि मेरी 10 रुपये सेविंग है, आपके 10 रुपये सेविंग, किसी को 20 रुपये घर बनाने के लिए चाहिए तो हमने उठा के दे दिया, भाई बना ले। तो उसका भी घर बन गया, हमारे भी कोई रिटर्न बन गए, वो घर छोड़ेगा नहीं, तो इट इज़ इन एवरीवन्स इंटरेस्ट। करेक्ट। तो ये और उसमें इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर नीचे कर दो तो उसी से साइकिल आती है, राइट। इंडिया में आई थिंक एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोगों का अर्बन मैनेजमेंट, ये सब साइकिल्स जो हैं ये शहरों में आती हैं, क्योंकि गांव में तो ज़मीन सबकी अपनी होती है। और द रीज़न वाई बम्बई में इतने महंगे घर हैं कि अगर आपका 20,000 या 25,000 रुपये स्क्वायर फीट में आप खरीद रहे हो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 5,000 6,000 होता है, बाकी ज़मीन का ही पैसा है। बिल्कुल। और गाँव में ज़मीन सबके पास होती है, राइट। और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे भी लोग अपना घरों में ही रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, राइट, मतलब मकान में ही रहते हैं, ग्राउंड प्लस वन। इनफैक्ट 90% प्लस ऑफ इंडियाज हाउसेज आर G and G+1. ओह, इंटरेस्टिंग। Only 0.7% of India's houses are in apartment complexes which are more than 10 stories. Only 0.7% of houses are in buildings with more than 10 stories. क्या बात है। तो लेस देन 1 in every 100 हाउसेज, लेस देन 1, 10 मंजिला मकान से ज़्यादा है में हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो अपार्टमेंट्स का नंबर, तो समझ लो कि तो होता क्या है कि अच्छा,
10 मंजिला अपार्टमेंट को क्रिएट करने में बहुत पैसे लगते हैं। जैसे कच्चे घर को पक्का करो गांव में तो 300-400 स्क्वायर फीट में ठीक ठाक गांव बन जाता है। बन जाएगा। उसमें प्लास्टर नहीं होगा, ज़मीन पे बहुत रफ होगा वगैरह वगैरह। बट उसमें ये भी होता है ना कि थोड़े पैसे आए मैं रंग कर लूँ, थोड़े पैसे आए मैं सीमेंटिंग कर लूँ, एक और रूम बना लूँ, धीरे धीरे बनते हैं ना ऐसे घर। बनता है। तो इसलिए उसमें साइकिल्स नहीं साइकिल्स नहीं होती हैं होती। तो बिल्कुल। साइकिल्स जो हैं वो शहरों में होती हैं। ओके। तो क्या होता है कि अगर एक सडन वेव ऑफ इन्फ्लक्स हुआ शहरों में, अब उस स्टेज पे आपको घर चाहिए, और हमारी अर्बन मैनेजमेंट जो है इतनी ख़राब है कि अप्रूवल ही नहीं मिलता। जैसे सैन फ्रांसिस्को में मैं देख रहा था कि 686 या 600-700 दिन लगते हैं टू गेट अप्रूवल्स टू बिल्ड एन अपार्टमेंट। अरे बाप रे, 2 साल। तो वहाँ पे वही हालत है, मतलब इसलिए वहाँ महंगा है। ओह इंटरेस्टिंग। और मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बम्बई में, मुझे लगता है उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं पिछला घर था वहाँ, जब मैं गया 2009 में हमने खरीदा था वो घर, तो सामने एक स्लम था। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई तो मतलब 2/3 बिक चुका है, बस तो हो जाएगा, बस अभी तो क्लियर होने वाला है। 14-15 तक तो लोग रह रहे थे वहाँ पे। उसके बाद फिर वो हुआ कि नहीं अब चलो खाली हो गया है। उसके बाद अभी तो तोड़फोड़ शुरू नहीं हुई थी, मतलब उन लोगों ने सबको घर दिए, कॉम्पनसेशन दिया, उनको अलग अलग मूव कर दिया, वो खाली हो चुका था, बट उसके बाद अप्रूवल नहीं मिल रहे थे। अभी भी वहाँ कुछ नहीं बना है। 10 साल हो गया है। 15 साल 15 साल हो गया है। सो अच्छा, हो सकता है वहाँ पे कोई लीगल इशू हो स्पेसिफिकली, बट अगर आप 10-10, 15-15 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे, कैसे होगा? कैसे होगा?